Hello students, this is class 7th science lesson number 14 winds and storms. पहले हम लेंगे इंट्रोडक्शन. वेदर अफेक्ट्स यू डेली. हमें पता है कि वेदर हमें रोज प्रभावित करता है, मतलब हर दिन का वेदर अलग ही होता है. इट इन्फ्लुएंस यू एंड द वर्ल्ड अराउंड यू. द टाइप्स ऑफ होम्स पीपल बिल्ड, द क्लोथ्स दे वियर. अब जैसा वेदर होता है हम उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं. ठंड हो तो हम ऊन वुलन्स पहनते हैं, गर्मी हो तो हम कॉटन के कपड़े प्रेफर करते हैं, बारिश हो तो हम कैसे कपड़े पहनेंगे. द जॉब्स दे वर्क एंड द वे दे स्पेंड देयर लेश्योर टाइम और ऑल डिटरमाइंड बाय वेदर. कि जब वो फसलें भी उगती है वेदर के अकॉर्डिंग, मतलब उन पे क्या प्रभाव पड़ता है, बारिश हो अच्छी या कब ठंड हो, मतलब हर चीज़ पर वेदर का प्रभाव पड़ता है. द एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स दैट इंटरेक्ट टू कॉज वेदर आर हीट, एनर्जी, एयर प्रेशर, विंड्स एंड मॉइस्चर. कि जो ऐसे फैक्टर जो वेदर को प्रभावित करते हैं वो क्या होते हैं? हीट, एनर्जी, एयर प्रेशर, विंड्स, मॉइस्चर. व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ स्टॉर्म्स? हाउ आर स्टॉर्म कॉज? कि जो स्टॉर्म्स होती है मतलब तूफान होते हैं वो उनके क्या प्रकार हैं और वो कैसे उत्पन्न होते हैं. तो इन सब बातों का कारण जानने के लिए हम इस लेसन की स्टडी करेंगे. पहले फर्स्ट टॉपिक विंड्स. विंड्स यानी जो हवाएं हैं. वेन एयर इज हीटेड, जब हवा गर्म होती है तो उसकी जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है. द वार्म एयर राइजेस एंड प्रोड्यूसेस एन एरिया ऑफ लो प्रेशर. जब हवा गर्म होती है तो क्या करती है? वो राइज होती है, उठती है और प्रोड्यूस करती है एन एरिया ऑफ लो प्रेशर. कूलर डेंस एयर विच प्रोड्यूस एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर. अब जो हवा ठंडी होती है जब, तो एयर क्या हो जाती है? डेंसर, है ना. विच प्रोड्यूस एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर. तो वो कौन सा प्रेशर प्रेजेंट करती है, प्रोड्यूस करती है? हाई प्रेशर. और जब हवा गर्म होती है तब लो प्रेशर. तो मूव्स अंडरनीथ द राइजिंग वार्म एयर. So air moves from an area of high pressure to an area of low pressure. Winds are formed by this movement of air. तो हवाएं इस तरीके से ही फॉर्म होती हैं और वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, मूव करती है. यूजुअली हाई प्रेशर मीन्स फेयर वेदर. हमेशा हाई प्रेशर का मतलब होता है कि वेदर फेयर है, क्लीन है मतलब. बट देयर आर सम एक्सेप्शन. लो प्रेशर यूजुअली कैन लीड टू रेन. और जब लो प्रेशर होता है, जब गर्मी बढ़ जाती है, तब क्या होता है कि बारिश का माहौल बन जाता है. तो स्नो एंड अदर बैड वेदर. टाइप्स ऑफ विंड देखें. देयर आर टू जनरल टाइप्स ऑफ विंड्स, लोकल विंड्स एंड ग्लोबल विंड्स. लोकल विंड्स मतलब during the daytime, the air over a land area is often warmer than the air over a nearby lake or sea. जब दिन का टाइम होता है तब जो हमारी ज़मीन होती है, ठीक है, तो वहाँ की जो हवा होती है हमेशा क्या होती है? गर्म. किसके कंपैरिजन में? देन द एयर ओवर अ नियर बाय लेक और सी. जो कि हवा किसके आसपास की? जो मान लो वहाँ पे कोई नदी हो, समुद्र हो, तो उसके आसपास के एरिया के हवा के कंपैरिजन में ज़मीन वाली जो लैंड वाली जो जगह होती है वहाँ की हवा गर्म होती है दिन के समय. द एयर इज़ वार्मर बिकॉज द लैंड हीट्स अप फास्टर देन द वाटर. अब जो ज़मीन है वो वाली हवा, वहाँ की हवा ज़्यादा गर्म है. क्यों? क्योंकि जो ज़मीन है ना वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्व कर लेती है दिन के समय जब सूरज होता है, और वाटर ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्व नहीं करता. तो वहाँ की जो हवा होती है वो दिन के समय इतनी गर्म नहीं होती. एज द एयर ओवर द लैंड राइजेस. और इसका जो कारण होता है, तो जब ज़मीन की जो हवा होती है वो क्या करती है? राइज होती है, ऊपर उठती है. द कूलर एयर ओवर द सी. और जो कूलर एयर है ना, ठंडी हवा कौन सी? ओवर द सी मूव्स इनलैंड टू टेक इट्स प्लेस. जब ज़मीन की हवा गर्म है तो वो ऊपर उठ रही है, और जो सी ब्रिज है मतलब
पानी वाला जो एयर कूल मतलब वो तो ठंडी थी, तो उस तरफ क्या हुआ, ओवर द सी मूव्स इनलैंड टू टेक इट्स प्लेस। दिस फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम द सी टू द लैंड इज कॉल्ड द सी ब्रिज। सी ब्रिज ये आपने पहले भी पढ़ा होगा कि सी ब्रिज क्या होता है कि ठंडी हवा कहाँ जा रही है, गर्म हवा के पास। तो ठंडी हवा कहाँ पर है, सिंपली ये समझ लो, दिन के समय नदी के आसपास वाला एरिया जहाँ पे वो वाली हवा होगी, नदी वाला एरिया, वहाँ की हवा जाएगी जमीन वाली हवा की तरफ, उस तरफ जहाँ पे हवा गर्म हो, ये दिन के समय। अब ये इसके अपोजिट होता है लैंड ब्रीज, जो कि नाइट में होता है। अब देखें, ड्यूरिंग द नाइट, रात के समय जो ज़मीन ठंडी हो जाती है तो कूल्स ऑफ फास्टर देन द वाटर, तो वो जल्दी ठंडी हो जाती है पानी की अपेक्षा। द एयर ओवर द सी इज़ नाउ वार्मर देन द एयर ओवर द लैंड। अब जो पानी की हवा है, पानी के ऊपर की जो हवा, वो अब वो ठंडी है, ठीक है। द एयर ओवर द सी, सॉरी, वो गर्म है और ज़मीन वाली हवा ठंडी है। तो द एयर ओवर द सी इज़ नाउ वार्मर देन द एयर ओवर द लैंड। तो पानी वाली जो हवा गर्म है और ज़मीन वाली हवा ठंडी है, तो ठंडी हवा कहाँ जाती है, गर्म के पास। तो लैंड, द कूलर एयर ओवर द लैंड मूव्स टू रिप्लेस द राइजिंग वार्म एयर ओवर द सी। अब वो सी की तरफ जा रहे हैं। ए फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम द लैंड, ऐसा फ्लो एयर का जो जमीन से टू द सी, समुद्र तक जाती है, कॉल्ड द लैंड ब्रिज। और ये हम देखेंगे पीछे आपके इस डायग्राम में ही, एक तरफ है सी ब्रिज और एक तरफ है लैंड ब्रिज। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था। ग्लोबल विंड्स, अनइक्वल हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस ऑल्सो फॉर्म्स लार्ज ग्लोबल विंड सिस्टम। जो अनइक्वल हीटिंग है ना, अर्थ का जो सरफेस है, मतलब जिस तरफ से वो सूरज के कांटेक्ट में होती है वो तो गर्म हो जाता है, और जो सतह, जो सरफेस सन के कांटेक्ट में नहीं होता, वो हीट नहीं होती, ठीक है। तो क्या होता है कि जो अनइक्वल हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस ऑल्सो फॉर्म्स लार्ज ग्लोबल विंड सिस्टम इन एरियाज नियर द इक्वेटर। जो एरिया इक्वेटर के पास हैं, द सन इज ऑलमोस्ट डायरेक्टली ओवरहेड फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर। ऐसे एरिया जो इक्वेटर के बिल्कुल पास हैं, तो वहाँ पे तो हमेशा ही सन डायरेक्ट रेज आती है वहाँ पे, तो वो एरिया तो हमेशा ही हीट रहता है वहाँ पे, है ना। द पोलर रीजन्स रिसीव्स स्लैंटिंग रेज फ्रॉम द सन। और जो पोलर रीजन्स हैं वहाँ पे क्या होती है, सन की स्लैंटिंग किरणें, मतलब तिरछी किरणें आती है। द स्लैंटिंग रेज डू नॉट हीट द अर्थ सरफेस एज रैपिडली एज द डायरेक्ट रेज डू। और जो स्लैंटिंग रेज होती है वो इतना गर्म नहीं करती किसके कंपैरिजन में, जितनी कि डायरेक्ट रेज करती, जो सीधी किरणें आ रही हैं सूरज की जिन जगहों पर। सो टेम्परेचर्स इन द पोलर रीजन्स आर लोअर देन दोज इन एरियाज नियर द इक्वेटर। तो क्या होता है, जो पोलर रीजन है, जो ठंडी जगहें हैं, वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो घिरा हुआ रहता है, लोअर रहता है किसके कंपैरिजन में, नियर द इक्वेटर, जो इक्वेटर के पास रहते हैं। एट द इक्वेटर द वार्म एयर राइजेज एंड मूव्स टूवर्ड्स पोल्स। जब इक्वेटर जो एरिया गर्म है ना, तो जहाँ पे भी हवा गर्म होती है वो एयर राइज होती है और मूव्स टूवर्ड्स दी पोल्स। और कहाँ की तरफ जाती है, पोल्स की तरफ। एट द, क्योंकि अपन ने देखा था कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। एट द पोल्स द कूलर एयर सिंक्स and moves towards the equator. This movement produces a global pattern of air circulation. तो इस तरीके से ये पैटर्न काम करता है। तो ग्लोबल winds do not move directly from north to south or from south to north as you might expect because the earth rotates. तो जो ग्लोबल विंड्स होती हैं, जो ग्लोबल हवाएं होती है, वो डायरेक्टली मूव नहीं करती जैसे नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ की तरफ, क्योंकि हमको पता है कि जो हमारी अर्थ है वो रोटेट होती रहती है। तो द पाथ्स ऑफ द विंड शिफ्ट इन रिलेशन टू अर्थ सरफेस। तो जो ये पाथ है हवा का, वो किसके, अर्थ के सरफेस के अकॉर्डिंग शिफ्ट होता है। जैसे ऑल विंड्स इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर curve to the right as they move. In the southern hemisphere, winds curve to the left. This effect is called the Coriolis effect. ये हम देखेंगे 14.2 फिगर में। Wind direction
The name of the wind will tell you where the wind is coming from. A land bridge blows from the land to the sea. ठीक है, लैंड ब्रिज क्या है? जिसमें लैंड से सी की तरफ हवा ब्लो कर रही है. इनफैक्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड इज द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट्स ब्लोज. For instance, a northwest winds blow from the northwest. This wind, however, will be moving toward the southeast. Direction of winds is very important for the sailors. अब डायरेक्शन हमको पता लगाना होता है हवा का, तो ये विंड डायरेक्शन के थ्रू पता लगाया जा सकता है. तो डायरेक्शन ऑफ विंड्स का डायरेक्शन सेलर्स जो नदी पे जो काम कर रहे हैं, जो लोग यात्रा करते हैं, जिनको हम सेलर्स बोलते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, कहाँ से? वाटर ट्रांसपोर्ट की तरफ, वाटर ट्रांसपोर्ट से, तो उनके लिए ये डायरेक्शन, विंड डायरेक्शन जरूरी है. विंड वेन इज यूजुअली अ मेटल ऑब्जेक्ट दैट इज पुट इन अ हाई प्लेस. विंड वेन एक मेटल का ऑब्जेक्ट होता है जो कि हाई प्लेस पे पुट किया जाता है, स्पेशली ऑन टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, which turns round easily in the wind in order to show which direction it is blowing from. कि विंड वेन को बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के ऊपर लगाया जाता है. ये एक मेटल का ऑब्जेक्ट होता है और वो विंड के डायरेक्शन को शो करता है. इट हैज़ पॉइंटर्स फॉर द 4 डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. इसमें 4 पॉइंट होते हैं. द पॉइंटर ऑफ द वेन टर्न्स अराउंड द ऑलवेज पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड. तो इसकी जो वेन है, जिस तरफ विंड का डायरेक्शन होता है उसी तरफ वो मूव करता है, उस तरफ वो पॉइंट हो जाता है उसके तरफ. फॉर इंस्टांस, इन अ ईस्ट विंड द वेन पॉइंट्स टू द ईस्ट. तो ये आप इसमें देखें विंड वेन कैसे बना हुआ है. विंड स्पीड, सम विंड्स आर वेरी काम, कि कुछ जो विंड्स होती हैं, हवाएं, वो बहुत ही शांत होती है. सम आर वेरी वायलेंट एंड स्ट्रॉन्ग, और कुछ बहुत तेजी से, जैसे आप काम वाली विंड देखें जहाँ पर लिखा है काम, तो उसकी जो स्पीड होती है और एकदम शांत वातावरण होता है. जब भी विंड कभी वायलेंट होती है, मतलब तेज हवाएं चलती है, तो क्या होता है? और स्ट्रॉन्ग हवाएं जो एकदम तूफानी जैसी, जैसे आप देखेंगे इस डायग्राम में कि जब जहाँ पे लिखा है स्ट्रॉन्ग विंड, तो एकदम हवाएं, पत्ते हिलने लग जाते हैं. विंड्स आर इंडिकेटर्स ऑफ द एनसुइंग वेदर. ये क्या है? इंडिकेटर है, मतलब किसको लेके आते हैं? एनसुइंग वेदर को. सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेजर द स्पीड ऑफ विंड. इसलिए हमको विंड की जो स्पीड को मेजर करना बहुत ज़रूरी है. द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ विंड इज कॉल्ड एन एनीमोमीटर. इट यूजली हैज़ 3 or 4 cup shaped राउंड मेटल पीस. ये आप देखें एनीमोमीटर कैसा है. ये विंड की स्पीड को इससे पता लग जाती है. इट यूजली हैज़ 3 or 4 cup shaped, है ना, राउंड मेटल पीस फिक्स्ड एट द एंड ऑफ इट्स आर्म्स विच स्पिन राउंड इन अ विंड. ये ऐसे गोल गोल घूमती है. द फास्टर द विंड ब्लोज द फास्टर दे स्पिन. जितनी तेज हवा होती है उतनी तेज ये घूमते हैं. विच स्पिन अराउंड, जैसे ही वो स्पिन घूमती है तो इन अ विंड द फास्टर द विंड ब्लोज द फास्टर दे स्पिन, है ना. तो जैसे ही ये द विंड स्पीड इज, तो पता पड़ जाता है कि इसमें रिकॉर्ड हो जाती है उसके, कि जितना घूमता है ना तेजी से, उसमें उसका रिकॉर्ड हो जाते हैं कि स्पीड कितनी है इन अ मीटर अटैच्ड टू द एनीमोमीटर. द Beaufort scale, a scale of wind speed, was worked out in 1805 by Admiral Sir Francis Beaufort. It is called the Beaufort scale. In it, the force of the wind is shown by number from 0 to 12. ये एक टाइप की स्केल है जिसमें विंड की स्पीड शो दर्शाई जाती है. The number 0 shows that there is a calm in which smoke rises straight up. इसमें स्केल में ऐसा दर्शाया जाता है कि 0 नंबर दर्शाता है कि वो अभी हवा काम है. देखें, आपने देखा है कि फोर्स कितना है? 0. फिर जैसे जैसे 8 स्मोक ड्रिफ्ट स्लोली, बाय द टाइम वी गेट टू 4 वी हैव अ ब्रिज. जब 4 आते थे तो हमारी जो हवा है वो ब्रिज होती है.
इन विच स्मॉल ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज आर मूविंग। तो ऐसी हवा में जो पेड़ की जो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं वो मूव करती हैं। 8 फोर्स 7, जब 7 फोर्स होता है हवा का तो क्या होता है, होल ट्रीज आर मूविंग, तब पूरा पेड़ हिलने लगता है। एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू वॉक अगेंस्ट द विंड, और इतनी तेज हवा होती है कि वॉक करना बहुत मुश्किल होता है। फोर्स 12, जब फोर्स 12 आ जाता है तो 12 इज समथिंग फ्यू ऑफ अस, हमारे साथ कुछ लोगों ने ये इतना फोर्स देखा है भी नहीं है कि विल एवर सी, इतना फोर्स हमने कभी बहुत कम देखा होगा। इट इज़ अ फुल ह्यूरिकेन विथ टेरिबल डैमेज टू शिप्स एट सी एंड हाउसेज ऑन लैंड। तो ये घरों के छप्पर तक उड़ा देते हैं। आप देखें डायग्राम में कितना फोर्स बढ़ गया कि फेंस भी, जो हमारे घर के आसपास जालियां लगी थी वो भी टूट गई, पेड़ गिर गए। तो ये जब विंड का फोर्स होता है हमको उस हिसाब से ये पिक्चर्स इसमें शो हो रही हैं।